देखिए क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपके लिए। एक तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा दिया है, रेट ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में आपको पढ़ा दिया है ना, टाइप्स ऑफ रेट के बारे में आपको पढ़ा दिया है, टेम्परेचर के बारे में आपको पढ़ाया है। कुछ और सिंपल इफेक्ट आपको बताते हैं, जैसे क्या है ये दूसरा इफेक्ट हम लोगों के पास है और ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर दाब का क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोग कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, उस केमिकल रिएक्शन पर अगर हम लोग प्रेशर के इफेक्ट को निकालना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, ये बड़ा आसान काम है। करना क्या हम लोगों के लिए, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास है, ये मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि हम लोग उसका प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाने के बाद जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। मैंने कहा हम लोग प्रेशर को और बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। अगर प्रेशर को हम लोग और बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे ना, तो उनके अंदर जो कॉल्यूशन पॉसिबिलिटी है, उनके टकराने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कॉल्यूशन पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी ना, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेट ऑफ फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर को बढ़ाने के बाद क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने के बाद जो उसके अणु होते हैं उनके टकराने की संभावना बढ़ जाती है। और जब अणुओं के टकराने की संभावना बढ़ जाएगी तो ऐसे हालात में क्या होगा, ऐसे हालात में रासायनिक क्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर जो होगा वो रासायनिक क्रिया के वेग को बढ़ाने में हम लोग को फायदा करने वाला है ना। देखो तीसरा फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मीन्स क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मीन्स है सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव। अब भाई सांद्रता का प्रभाव क्या होता है, सांद्रता से मेरा मतलब मात्रा से है, क्वांटिटी से है। जैसे क्या है, देखिए हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल मैंने आपको प्रोवाइड किए, इसको मैंने बढ़ा के 4 कर दिया यहाँ पर मॉलिक्यूल का नंबर, यहाँ पर मैंने 6 कर दिया है, यहाँ पर मैंने देखो 8 कर दिया भाई मॉलिक्यूल का नंबर, यहाँ मैंने और ज्यादा बढ़ा के 10 कर दिया है, ये 12 कर दिया है। तो देखो यहाँ पर केवल 2 ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल हमारे पास है। देखिए सांद्रता क्या हो रही है, सांद्रता बढ़ रही है। अगर सांद्रता बढ़ती है ना, तो सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, सांद्रता बढ़ने से जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो बढ़ेगा तो उनके टकराने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होने वाला है, बढ़ जाएगा। तो सांद्रता जितनी अधिक होगी रासायनिक क्रिया में, रासायनिक क्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। सांद्रता जितनी ज्यादा होगी रासायनिक क्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो चौथा फैक्टर मैंने आपको बताया था, इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आया है और बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रासायनिक क्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए भाई उत्प्रेरक 2 तरह के होते हैं,
अभी जो उत्प्रेरक हम लोग पढ़ते हैं कुछ तो रासायनिक क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और कुछ रासायनिक क्रिया के वेग को घटा देते हैं। उत्प्रेरक होते क्या है, जैसे कोई बाह्य पदार्थ आपने रासायनिक क्रिया मिलाया, किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस के लिए जब भी रासायनिक क्रिया मिलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया मिलाने के बाद क्या होता है, रासायनिक क्रिया मिलाने के बाद वो एक्सटर्नल सब्सटेंस रासायनिक क्रिया के वेग को चेंज कर देता है। चेंज करने से मेरा मीन्स क्या है, या तो वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा। जो पदार्थ रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जो पदार्थ रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, उन पदार्थों को कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालिस्ट उन पदार्थों को कहते हैं। उन पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सवाल ये है कि उत्प्रेरक का फंक्शन क्या होता है रिएक्शन में, तो वेग कैसे बढ़ाता है और वेग कैसे घटाता है। तो हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन करने को आता है भाई, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बहुत। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, एक ग्राफ खींच रहा हूं मैं, कर्व कर रहा हूं और एक कर्व है कंसंट्रेशन और टाइम के साथ समय और सांद्रता है ये। और जब लोग समय सांद्रता में ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है कि इस टाइप की कर्व हम लोगों को आती है। यहां से हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं और बाद में जाकर किसमें चले जाता है, प्रोडक्ट में चले जाता है। देखिए ये क्या है, ये कर्व हम लोग क्या बता रहा है, यहां पर हम लोग एनर्जी भी नोट कर सकते हैं। ये कर्व हमें इसकी एनर्जी को बता रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर जो हमारा एक पॉइंट है, ये इस कर्व की सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला पॉइंट है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पॉइंट सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पॉइंट सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर हिंदी में शब्द है ऊर्जा अवरोधक। ऊर्जा, जैसे हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन में भी मार्क्स बैरियर लगा हुआ है। अगर कोई बच्चा बोर्ड का एग्जाम देता है या होम एग्जाम देता है तो क्या होता है भाई, अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम देता है, होम एग्जाम देता है, सर क्या बताते हैं उसके लिए, सर बताते हैं कि तुम्हें 33% नंबर लाना जरूरी है। अगर आपका नंबर 33 से कम आता है तो आपका फेल माना जाएगा आपके लिए, और 33 से ज्यादा आएगा तो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। उसके बाद श्रेणियां बना दी गई है कि जो बच्चे 33 और 45 के बीच में आएंगे वो फर्स्ट थर्ड डिवीजन वाले होंगे, जो 45 से लेके 59 तक आएंगे वो सेकंड डिवीजन वाले होंगे, और 60 और 60 से ऊपर वाले क्या होंगे, सब फर्स्ट डिवीजन वाले होंगे। ऐसी जो हमारी रिएक्शंस है ना, उस रिएक्शन में भी एनर्जी बैरियर है। देखिए ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, और ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोगों के पास है ना, इनमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एवरेज एनर्जी है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जो मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले हैं वो यहां से ऊपर जाते जाएंगे, हाई एनर्जी को शो करते जाएंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा है ना, और एनर्जी को शो करने के बाद क्या होगा, इस एनर्जी बैरियर पर पहुंच जाएंगे। और जैसे इस एनर्जी बैरियर पर पहुंचेंगे तो एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे वो, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक्टिव कॉम्प्लेक्स। और इस एक्टिव कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या होती है, इसे हिंदी में हम लोग सक्रिय जटिल कहते हैं।
सक्रिय जटिल कहते हैं। इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई होती है। और जिनकी एनर्जी हाई होती है वो कैसे होते हैं भाई? अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो क्या करेगा? उत्पाद हमारा जो अवकारक है ना, उसके जो ज्यादा ऊर्जा वाले मॉलिक्यूल्स है, जिनके पास कौन सी ऊर्जा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो एनर्जी वेरिएबल पर जाएंगे और एनर्जी वेरिएबल पर जाने पर क्या करता है? कंपाउंड का निर्माण करता है वो ज्यादा ऊर्जा पर। उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक्टिव कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं। और ये जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है वो अस्थायी होता है और तुरंत ही क्या होता है? ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारी आसान क्रिया पॉसिबल हो जाती है। ये तो बहुत सिंपल बात है भाई। ज्यादा ऊर्जा वाले अणु तो एनर्जी वेरिएबल को पार कर ही जाएंगे। जैसे होशियार बच्चे हैं तो सर क्या बोलते हैं? सर ये कहते हैं तू पास हो जाएगा। कभी नहीं कहते सर इस बात को। सर कहते हैं तू बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। उन्हें पता है पास तो हो ही जाएगा। अब सवाल यह है पास होने का उसका परसेंटेज क्या रहेगा? ऐसे जो हमारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें भी दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो एवरेज एनर्जी वाले होते हैं, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले होते हैं। थ्रेशोल्ड वाले क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड वाले इस एनर्जी वेरिएबल को बहुत ही इजीली पार कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए वो आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, सवाल क्या है? सवाल है कि जो लो एनर्जी वाले हैं, जिनकी एनर्जी एवरेज है, उन्हें कैसे पार कराएंगे हम लोग? वो होता क्या है? ये जो आपका एनर्जी वेरिएबल है ना, इसके पास तक तो वो जाते हैं, लेकिन पास तक जाने के बाद वापस लौट आते हैं, क्योंकि इस एनर्जी वेरिएबल को क्रॉस करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं है। तो क्या होता है? देखा होगा आपने स्कूल में कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है और फेल होने के बाद उसकी मुलाकात किसी अच्छे टीचर से हो जाती है स्कूल में, जो स्कूल का सबसे बड़ा मास्टर होता है, सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, कभी पढ़ाता नहीं है बच्चों के लिए, केवल सोशल वर्क ही करता है बेचारा। वो आपको मिल गया रास्ते में, आपने पूछा कि सर रिजल्ट तो बड़ा गड़बड़ रहा है। उसने क्या बात हो गई? उसने कहा सर केमिस्ट्री फेल हो गया। केमिस्ट्री फेल हो गया? बोले कोई टेंशन नहीं है। बोले सर माई से मेरा बहुत बढ़िया परिचय है, वो मेरे चेला है। उसने हमें फोन लगाया, बोले सर ये मुकेश आपने फेल कर दिया। हम भी सटपटा गए थोड़े से। मैंने कहा यहाँ फेल तो हो गया, कि सर इसे पास करना है। मैंने कॉपी में तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा सर कैसे भी पास करना है, कोई भी प्रोसेस लगा सकते हैं आप। तो क्या माना वो उस बच्चे के और हमारे बीच में ब्रोकर है। मैं उसे क्यों पास करूंगा? वो उसे क्यों पास कराएगा और वो पास क्यों होगा? मैं उसे क्यों पास करूंगा, वो उसे क्यों पास कराएगा और वो पास कैसे हो जाएगा? तीन अलग अलग बातें हो गई हमारे बीच में। जैसे व्यक्ति मेरे सामने आया, उसने बताया कि आपको इसे पास करना ही पड़ेगा, और मैं उसे इसलिए पास कर रहा हूं कि उससे पहले भी उसकी कुछ गलत काम मैं कर चुका हूं। एक बार अगर कोई टीचर किसी बच्चे को किसी कहने से गलत तरीके से पास कर देता है, वो कैसे भी पास करे, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, उसके बाद वो आजीवन उसका गुलाम हो जाता है। वो मना नहीं कर सकता है और कहता है वो कि तुम कितने बड़े गांधी हो, मुझे तुम्हारी सब पता है। अब तुम ये काम नहीं कर रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या काम किया उसने? एक ऐसा बच्चा जिसके 23 नंबर थे, उसके 23 के 33 करा दिए उसने। यानी जो बैरियर था ना, ये बैरियर यहां पर था, उसने क्या काम किया? उसने इस बैरियर को छोटा कर दिया। उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं तुझे 23 पे पास करा दूंगा। और 10 नंबर थे तो उसने बैरियर और छोटा कर दिया, और 5 नंबर थे तो बैरियर और छोटा कर दिया। क्या करता है कैटलिस्ट? जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट आता है ना, तो जो हमारे अणु होते हैं, उन अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कम कर देता है। उन अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कम कर देता है। एक्टिवेशन का मीन्स क्या है? मान लीजिएगा ये जो बैरियर है हमारा, इसको पार करने के लिए किसी भी अणु के लिए
50 जूल एनर्जी की आवश्यकता है। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसे पार करने के लिए। लेकिन जैसे कैटालिस्ट आया तो उसने बताया 50 में पार नहीं होगा, उसे कैटालिस्ट मन लेते 25 में पार करा देंगे। क्या काम किया इसने? इसने इसके एक्टिवेशन को घटा दिया, और जैसे एक्टिवेशन को घटाया ना तो हमारा जो एनर्जी लेवल था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और क्या होगा इससे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी क्या है? कम है, वो भी क्या कर जाएंगे? अब इस एनर्जी वैल्यू को पार कर जाएंगे, जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको बताना है दो फंक्शन करता है। एक तो जो हमारा एनर्जी बैरियर होता है ना, उसे शॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है, डिक्रीज कर देता है। दूसरा क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसे कम कर देता है। और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कम होगी तो कम ऊर्जा वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है वो भी आसानी से उत्पाद में परिवर्तित। कभी कभी सर नाराज भी हो जाते हैं, और जब आपके नंबर 50 आ रहे होते हैं 50 के 25 करा देते हैं, तो एनर्जी मेरी बड़ा बड़ा हो जाता है आपके लिए। ये तो पॉजिटिव वाले की बात हो गई। किसकी बात हो गई? रेट को बढ़ाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो एक्टिवेशन को बहुत बढ़ा देते हैं, और जब एक्टिवेशन बढ़ जाएगा तो हमारा एनर्जी कर्व क्या हो जाएगा? और ऊंचा हो जाएगा, और बढ़ेगा तो और ऊंचा हो जाएगा। इससे क्या होगा? ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी इसको पार नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो दो चीजें हमारे पास हो सकती है कैटालिस्ट से। एक तो क्या हो सकता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है? एक्टिवेशन बढ़ भी सकती है, एक्टिवेशन। तो उस पर दोनों काम कर सकता है। नेगेटिव वाले क्या करते हैं? नेगेटिव वाले तो बढ़ाते हैं, और पॉजिटिव वाले, तो हमारी जो केमिस्ट्री की बुक है ना उसमें 80% पॉजिटिव वाले ही है। तो यहाँ पर घटाने की बात आपसे नहीं की जाएगी, केवल बढ़ाने की बात आपसे की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है उत्प्रेरक का फंक्शन क्या होता है। उत्प्रेरक दो चीजें करते हैं, एक तो हमारा जो एनर्जी बैरियर है उसे शॉर्ट कर देते हैं, दूसरा जो एक्टिवेशन एनर्जी उसे क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और जैसे एक्टिवेशन कम होता है तो जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ताप रासायनिक क्रिया की वेग को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। ताप क्यों बढ़ाएगा रासायनिक क्रिया की वेग को? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो आसानी से एनर्जी वैल्यू को पार कर जाएंगे। ताप क्या करेगा रासायनिक क्रिया के वेग को? क्यों बढ़ाएगा ताप रासायनिक क्रिया के वेग को? और इनकी पॉसिबिलिटी सांद्रता क्यों बढ़ाएगी? सांद्रता बढ़ाने पर वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। और उत्प्रेरक बढ़ा भी सकते हैं। और अगर एक्टिवेशन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? वेग बढ़ेगा, और एक्टिवेशन बढ़ेगा तो वेग क्या होगा? बात कंफर्म है यहाँ तक? ये फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक नई टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, उनको अलग से होगा ये, और हम लोग उसे बोलते हैं अंतर्याकृति। अंतर्या 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में से आएंगे, 3 या 5 नंबर के। तो एक तो सिर्फ न्यूमेरिकल करने को आएगा आपके एग्जाम में जरूर 101%, और 1-2 नंबर का थ्योरेटिकल लिखने को भी आ सकता है इसमें से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीन्स क्या है। ये dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
क्या लिखा मैंने ये? अब क्रिया का वेग, अब क्रिया का मैंने लिखा ए की पावर 1 और बी की पावर 0। ठीक है, dx over dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 2 बी की पावर 1। मैंने लिखा है dx over dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। मैंने लिखा है dx over dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 और बी की पावर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है इसके बारे में बात करते हैं। इस स्टेटमेंट का मीन्स क्या है भाई? इस स्टेटमेंट का मीन्स है कि हमारी जो रासायनिक क्रिया का वेग है वो ए के एक अणु पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन बी के किसी भी अणु पर डिपेंड नहीं करना है। यानी जो भी रासायनिक क्रिया हो रही है उस रासायनिक क्रिया में बी का कोई भी रोल नहीं है। बी इस रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित, लेकिन जो ए है वो इस रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित कर रहा है। दूसरा, इसमें क्या बताइए, ए के 2 मॉलिक्यूल वेग को नियंत्रित कर रहा है और बी का 1 मॉलिक्यूल कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है बताओ? ए का भी 1 मॉलिक्यूल नियंत्रित कर रहा है, बी का भी क्या कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल। इसमें बताओ क्या हो रहा है? इसमें ए का कोई भी मॉलिक्यूल वेग को नियंत्रित। देखिए, जो अणु अपनी सांद्रता परिवर्तन से रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित करते हैं, जो अणु अपनी सांद्रता परिवर्तन से रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स अपने कंसंट्रेशन चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो मॉलिक्यूल अपने कंसंट्रेशन चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन को करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वह सांद्रता परिवर्तन, वह कंसंट्रेशन चेंज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के, किसी भी रासायनिक क्रिया के वेग को, रेट को कंट्रोल, नियंत्रित करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जो भी सांद्रता परिवर्तन, जो भी कंसंट्रेशन चेंज रासायनिक क्रिया के वेग को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कह सकते हैं सर से? सर से ये भी कह सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस के लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन चेंज को शो करते हैं, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। किसी भी रासायनिक क्रिया की प्रगति के लिए, किसी भी रासायनिक क्रिया की प्रगति के लिए उसमें भाग लेने वाले जितने अणु सांद्रता परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ, सीधी बात करें, सांद्रता परिवर्तन जो रासायनिक क्रिया के वेग को नियंत्रित करेगा, सांद्रता परिवर्तन जो रासायनिक क्रिया के वेग को, कंसंट्रेशन चेंज जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा, कंसंट्रेशन चेंज जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? याद रहेगा? एक बहुत सिंपल बात करते हैं अक्सर को। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है कि एक्स हमारे पास है ए, इसको मैंने प्रोडक्ट में चेंज किया और आपने बताया सर इसका जो रेट होगा वो क्या होगा? dx over dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर x। अणुओं की संख्या जो होती है ना, अणुओं की संख्या जो होती है वो ब्रैकेट में ऊपर लिखी जाती है, समझ ना? मैंने लिखा बाई बी,
पीवी प्रोडक्ट में चेंज किया मैंने, तो dx ZC dx upon dt directly proportional दो सब सामर्थ्यता वेग के समानुपाती है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर x b की पावर y z। ये क्या है, यह है सांद्रता की घात। सांद्रता घात कहते हैं हम लोग उसे, सांद्रता घात, या पर हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर। अगर आपने सांद्रता घातों को जोड़ दिया, कंसंट्रेशन पावर को क्या कर दिया आपने, जोड़ कर दिया, तो जैसे ही हम कंसंट्रेशन पावर को ऐड करेंगे, तो कंसंट्रेशन पावर को ऐड करने के बाद क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन पावर को जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस z, और जैसे ही कंसंट्रेशन पावर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ। तो सबसे ये भी कह सकते हैं हम लोग, the concentration power addition of reactant, the concentration power addition of reactant is called order of reaction। सांद्रता की घातों का जो योगफल होता है, सांद्रता की घातों का जो योगफल होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवक्रिया कोटि, अवक्रिया। ये सवाल बहुत बार हमारे एग्जाम में आया है, हर वर्ष इसमें से क्वेश्चन आता है। तो पहले पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, जो कंसंट्रेशन चेंज केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। या फिर किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स की पावर एडिशन कंसंट्रेशन जो होती है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। समझ गया, सबको समझ आ गई बात। देखिए चार तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए भाई, चार तरह से कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, एक तो हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि क्रियाएं। एक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि क्रियाएं। तृतीय कोटि की क्रियाएं मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, द्वितीय कोटि में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये सब बीएससी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दो ऑर्डर आपको पढ़ाए जाएंगे, एक तो आपको पढ़ाया जाएगा जीरो ऑर्डर और एक आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो आज जब हम आपको डिस्कस करेंगे तो आज जीरो ऑर्डर के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे सारा। शून्य कोटि, शून्य कोटि का मीन्स क्या होता है, शून्य कोटि का मीन्स होता है dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0। जिन रासायनिक क्रियाओं में, जिन केमिकल रिएक्शंस में रेट कंसंट्रेशन से फ्री होता है, जिन केमिकल रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है या कंसंट्रेशन से फ्री होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें सांद्रता क्या होती है, सांद्रता और वेग में क्या होता है, कोई संबंध नहीं होता है, फ्री होता है वेग, जिनमें कंसंट्रेशन क्या होती है, वेग को कनेक्ट नहीं करती है। या आप ऐसे कह सकते हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस में कंसंट्रेशन और रेट
चेंज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीधी बात सबसे बोल सकते हैं, जब रेट कंसंट्रेशन से फ्री हो जाता है या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर। शून्य कोटि की क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें वेग सांद्रता पर डिपेंड। बात कंफर्म हो गई? देखिए आप ये अमोनिया है, अगर आप लोग इसे एयू की उपस्थिति में घन करेंगे तो ये L2 में डिवाइड हो जाएगा और 3H2 में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा हमारे पास 2HI है, अगर आप लोग इसे घन करेंगे तो ये H2 में डिवाइड हो जाएगा और I2 में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर का ध्यान रखना आप लोग। इनमें जो वेग है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर हम लोग इसे प्रैक्टिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? पहली वाले लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले लिख सकते हैं हम लोग dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NH3 की पावर 0। दूसरा लिख सकते हैं dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HI की पावर 0। ये दो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कोटि नहीं है इसके अंदर, क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, तो आप जीरो लगाएंगे इसका। इसका मतलब क्या है, अमोनिया की सांद्रता वेग को निर्धारित नहीं कर रही है और HI की सांद्रता वेग को निर्धारित नहीं कर रही है। अब ये हम लोग क्या करते हैं, लेकिन जितने भी ऑर्डर को हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग टॉपिक पढ़ा करेंगे रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर को हम लोग स्टडी करते हैं उसमें वेग नियतांक को हम लोग निकालते हैं। अब वेग नियतांक हम लोग कैसे पता करेंगे भाई? देखिए वेग नियतांक पता करने के लिए डेरिवेशन क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? रेट कांस्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे इसका। रेट कांस्टेंट के देखिए हम लोग को वेग नियतांक निकालना है तो उसका तरीका क्या निकालने का? दो वेग नियतांक निकलवाऊंगा, तो इसका निकलवाऊंगा आपके लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर का आपको निकलवाऊंगा। क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, एक को मैंने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है और जैसे हम लोग एक को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 1 ग्राम लेंगे इसे हम लोग, शुरू में क्या होगा, 0 होगा, फिर प्रारंभिक समय होगा, बताया मैंने आपको, सब याद है, सब पढ़ाया मैंने आपको। क्या हो जाएगा, 30 समय बाद एक्सचेंज हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, A माइनस। अभी बताया था मैंने वेग किस पर डिपेंड करता है, वेग डिपेंड करता है सांद्रता के ऊपर, जीरो ऑर्डर में तो नहीं करता है। लेकिन वैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, वैसे हम लोग पढ़े हैं dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E माइनस एक्स, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन शून्य कोटि में क्या होने वाला है भाई, शून्य कोटि में क्या होने वाला है, dx ओवर dt इक्वल टू k E माइनस एक्स की पावर 0, सांद्रता शून्य होगी इसके अंदर। और यदि 0 हो जाएगा तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1। जब किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, तो dx ओवर dt इक्वल टू k इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू k। देखिए इस टर्म में कहीं पर भी सांद्रता नहीं आई है, हमारा जो वेग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेग नियतांक पर डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है, सांद्रता पर डिपेंड। अभी हम थोड़ा सा इसे और आगे करते हैं, देखो अगर हम थोड़ा सा इसे और आगे करते हैं तो क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू k, तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, k dt, dx इक्वल टू। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है,
और हम लोग उसे इंटीग्रेट कर देते हैं समाकलित। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग इसके लिए? देखो इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरह से, यहां आ जाएगा dx इक्वल टू के कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, के बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा dt। समाकलन हो गया ये। समाकलन का साइन कैसा होता है ना पैराबोलिक में, इस तरह साइन आता है एस की तरह। जो राशि कांस्टेंट होती है, जो वैल्यू, उनका समाकलन नहीं करते हैं। dx का होगा, k का नहीं होगा, और dt का होने वाला है, तो dx का क्या हो जाएगा? dx का होता है x इक्वल टू k, dt का होता है t, और जो समाकलन करते हैं हम लोग कि निश्चित वैल्यू में dx का x होता है, dt का t होता है, कि पहले x और t से तो आए थे, i लगा देते हैं इसमें, हम लोग क्या लगाते हैं i, या c लगा दो आप चाहो तो, कांस्टेंट है ये तो। समाकलन जब करते हैं तो नियतांक लगाते हैं हम लोग, आई सी एक्स क्यू जो भी लगाना चाहते हैं आप ये लगाते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने। अगर ये जो क्वेश्चन आपके पास 2 आया है, इसे हम लोग प्रारंभिक अवस्था में लगाए। प्रारंभिक अवस्था में तो क्या था? प्रारंभिक अवस्था में आपके पास, प्रारंभिक अवस्था में आपके पास टाइम 0 था। क्या था? टाइम। और टाइम जब आपके पास 0 था तो सांद्रता क्या थी आपके पास? 0। बस शून्य से होगा तो शून्य था। टाइम को 0 कर देंगे तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस वैल्यू को इसमें लगा दें तो क्या हो जाएगा? तो 0 इक्वल टू k गुणा 0 प्लस i, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं भाई। और थर्ड से जो i की वैल्यू है उसे क्या करते हैं हम लोग? सेकंड वाले पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा सेकंड में पुट करेंगे तो हम लोग? सेकंड में इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू के टी प्लस 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन टी। देखिए आप लोग इस इक्वेशन में भी कहीं पर भी वेग सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अब हमने इसे समान कर दिया है। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेग नियतांक? k इक्वल टू जी, ओरिजिन ऑर्डर के लिए k इक्वल टू x अपॉन टी होता है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से? ये डेरिवेट करने को नहीं आएगा। पेपर पूछा जाएगा शून्य कोटि अवक्रिया के लिए k का मात्रक होता है, जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए k का यूनिट क्या होता है? तो जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए अगर हम लोग k का यूनिट निकालेंगे, k का यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? क्या है हमारे पास? k इक्वल टू x अपॉन टी है। x क्या होती है? सांद्रता होती है, और t क्या होता है? टाइम। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, और टाइम का सेकंड होता है। टाइम का सेकंड होता है तो क्या हो जाएगा आपका? k इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स ऑफ सेकंड इनवर्स। ये आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिएगा, 101% आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से जरूर आना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? मोल लीटर इनवर्स ऑफ सेकंड इनवर्स। तो किसके बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको? जीरो ऑर्डर एक्शन के बारे में पढ़ा दिया। लिखा हुआ होगा इसमें, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये लिखा। कुछ पूछना आपको? बताइए। बंद कर दो।